कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि एग्ज़ाम के समय पे आपको टाइम है पढ़ने का, वरना बहुत लोगों को तो समय ही नहीं मिल पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पास टाइम है और आप अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक भी करेंगे और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलते आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। इसमें पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसमें थ्योरी पार्ट और प्लस 81 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हम आपको करा चुके हैं। जो लोग नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर की संरचना कंप्यूटर सिस्टम की प्रणाली पर आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक ही तरह की होती है। कंप्यूटर की संरचना प्रोग्रामर की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शन बिहेवियर के साथ समझौता करती है। यह सिस्टम की लॉजिकल संरचना को भी प्रभावित करती है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष 1970 ईस्वी में जॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जैसा कि हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में कि न्यूमैन जो है क्या बनाए थे, पहला आर्किटेक्चर कंप्यूटर बनाए थे। कंप्यूटर की संरचना सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है। तो कंप्यूटर के अवयव कौन कौन से होते हैं? इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसके 4 अवयव हैं। नोट यहाँ पे है कि सिस्टम यूनिट एक धातु या प्लास्टिक कैस है जो कंप्यूटर के भौतिक भाग को रखता है। डाटा का संशोधन करने वाले घटक इसमें स्थित होते हैं। ठीक, इनपुट किसे कहते हैं? तो इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। जैसे कि इनपुट किसे कहते हैं? तो वे हार्डवेयर जो कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड से हम कोई वर्ड टाइप करके उसको क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी वर्क करने के लिए। और माउस से हम भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये क्या है? ये इनपुट है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं। ठीक, इनपुट यूनिट द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। यह यूनिट उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश तथा डेटा को पढ़ती है और स्वीकार करती है। यह यूनिट निर्देश और डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप अर्थात बाइनरी कोड में बदलती है। जो हम लोग इनपुट देते हैं उस लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है। किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी भाषा को। तो बाइनरी कोड में इसका रूपांतरण होता है। यह यूनिट बदलते हुए रूप में इन निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देती है। ठीक, तो डाटा हम लोग भेजते हैं इनपुट के माध्यम से, वो बाइनरी कोड में बदलता है। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए वह डाटा भेज दिया जाता है सीपीयू के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया इनपुट। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली नहीं आने वाला है कि यहाँ से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच करेगा, कॉपी करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये थ्योरी पार्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम आएंगे, ये मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ों को एक बार पढ़ते चलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी उठ जाता है और क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्ज़ाम में कि समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो थ्योरी जिसका क्लियर नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाता है। डायरेक्टली तो आता नहीं है यहाँ से, तो इसलिए आपको थ्योरी भी समझना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं आउटपुट यूनिट। डाटा तथा निर्देश को परिणाम के रूप में परिभाषित करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे आउटपुट कहते हैं। यानी कि जो डाटा हम लोग भेजे वो प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद उसका सूचना में रूपांतरण हुआ और उसके बाद हम जिस हार्डवेयर के द्वारा हम लोग सूचना कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट यूनिट। जैसे कि प्रिंटर या मॉनिटर, प्रिंटर से कोई भी चीज़ जो है हार्ड के कॉपी के रूप में निकलता है सूचना वगैरह, तो वो क्या होता है? आउटपुट प्रिंटर है। मॉनिटर जिसके ऊपर हम लोग कोई भी वर्क करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं, तो मॉनिटर भी क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ। आउटपुट यूनिट द्वारा दिए निम्न कार्य किए जाते हैं। क्या क्या कार्य होता है? आउटपुट परिणाम को स्वीकार करता है, बाइनरी कोड के रूप में होते हैं जिन्हें यूजर के लिए समझना कठिन होता है, तो हमारी लैंग्वेज में रूपांतरण करते हैं। यूनिट उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को यूजर के द्वारा पढ़ने समझने योग्य रूप में बदलता है। ठीक, यह यूनिट बदले हुए परिणाम को यूजर के सक्षम प्रस्तुत करता है। ये इसका कार्य होता है, इसका आउटपुट का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
देखिए ये क्या है, सीपीयू को मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, आपको भी पता होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये किस में यूज होता है, पीसी वगैरह, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हैं। ये कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। ठीक, सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव होते हैं तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद कंप्यूटर के सभी संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है कौन, सीपीयू। सीपीयू द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं, ये भी देख लीजिए। यह निर्देशों तथा डाटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है यानी ट्रांसफ़र करता है। निर्देशों का क्रमिक रूप से एक्सक्यूशन करता है और आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डाटा को रजिस्टर्स में मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट को कहाँ रखता है, मेन मेमोरी में स्थानांतरित करता है। ये कौन करता है, सीपीयू का ये सब कार्य है। अब यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आपका, जैसे कि निम्न में कौन सा सीपीयू का कार्य नहीं है। ठीक, 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सा कार्य है, 4 ऑप्शन में से इसमें से आपको घुमा के दे देगा। तो क्या हुआ, थ्योरी पार्ट से ही क्वेश्चन बना, बट डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बन रहा, इनडायरेक्टली उसको घुमा करके पूछेगा। तो थ्योरी जब तक आपका क्लियर नहीं है तब तक ऐसे क्वेश्चन को आप कंफर्म सही नहीं कर पाएंगे। ओके, अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या है, तो सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंक गणितीय क्रिया जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग देना और तुलना करना, ये सब कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू के अंदर जो कि होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में की जाती है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी है जिसमें एक ओर से 2 संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग, अंतर, गुणा या भाग प्राप्त होता है। ALU, अब ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है। किसमें, बाइनरी में। बाइनरी का अर्थ क्या होता है, 0-1, ये कोडिंग भाषा है कंप्यूटर का। इसी 0-1 को केवल कंप्यूटर समझता है। हम कोई भी चीज़ लिख के कंप्यूटर में एंटर करते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं, तो अपनी भाषा में देते हैं और कंप्यूटर क्या करता है, उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उस पर वर्क करता है। ठीक, तो प्राप्त होने वाली संख्याओं में परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होते हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब आ गया कंट्रोल यूनिट। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट। यह यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य पर नज़र रखती है और उसमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजती है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सभी भागों के कार्य पर नज़र रखता है, कंट्रोल करता है और तालमेल बैठाता है, नहीं यानी कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट, इसका नाम ही है CU। सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण, एनालिसिस करता है और उसका एग्जीक्यूशन कराता है। किसी आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश तथा सिग्नल जारी करता है। डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहा जाता है। ठीक, ये हो गया कंट्रोल यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है क्या करना, सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक, मेमोरी यूनिट, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा और निर्देश को संग्रहित करता है, यानी कि अपने पास सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के CPU का एक भाग होती है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। यानी कि मेमोरी यूनिट क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए बनाई गई एक यूनिट है जिसमें हम लोग डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसके निकाल सकते हैं। इसके पास 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी CPU से सीधे जुड़ी होती है और उसमें स्टोर डाटा को लगातार पढ़ती रहती है और उसका क्रियान्वयन करती है। सेकेंडरी मेमोरी CPU से बाहर होती है और इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है।
यहाँ पे बताया गया है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी कहाँ होती है? प्राथमिक मेमोरी, ये सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और डाटा को लगातार पढ़ती रहती है और उस पर कार्य करती है। और सेकेंडरी मेमोरी बाहर, सीपीयू से बाहर होती है और यह स्टोर करने की क्षमता रखती है केवल, और इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी से अधिक होती है। ठीक, ये यहाँ से जो चीज़ मैंने बताया है आपको, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लाइन आपको याद करना है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर तो मैंने बता दिया, जो कि माइक्रो कंप्यूटर में लगे होते हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के बारे में। ठीक, मदरबोर्ड किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड, इसे मुख्य बोर्ड या मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। अब मदरबोर्ड के निम्न में कौन नाम है? मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड, लॉजिक बोर्ड, बेस बोर्ड, इनका कई ठो नाम है। तो ऐसे घुमा करके क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट कहते हैं। किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न अवयव को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिक कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। तो मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न अवयव को आपस में जोड़ने का कार्य, ताकि वो लॉजिक कनेक्शन कर सके और अच्छे से कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से अवयव जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं। यानी कि जो हम लोग सीपीयू के अंदर जो हम लोग कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव वगैरह जो हम लोग लगाते हैं वो कहाँ लगता है? मदरबोर्ड में ही लगता है। ठीक, मदरबोर्ड का ये काम है पूरा बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करने का, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। मदरबोर्ड पर कंपोनेंट क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट होता है, फैन होता है, सीपीआई स्लॉट, प्रोसेसर चिप, सीएमओएस बैटरी, एसएमपीएस और बीआईओएस होता है। ये मदरबोर्ड के कंपोनेंट हैं। ठीक, इकाइयों का कनेक्शन, सीपीयू डाटा, निर्देश और सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा डिवाइसों को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती हैं। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। दूसरे शब्दों में, एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शन की संग्रह होती है जिनसे होकर सिग्नल एवं उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम, ट्रांजैक्शन मीडियम है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। बस उसको कहते हैं जिसके द्वारा डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब बस 2 प्रकार के बताए हैं। बस कौन सा? आंतरिक, इंटरनल बस, यह मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है जैसे सीपीयू और सिस्टम मेमोरी, इसे सिस्टम बस भी कहते हैं। आंतरिक बस निम्नलिखित बसों को सम्मिलित करती है। मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा लिए जाते हैं। तो इन सब बसों को से जोड़ा जाता है। और दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले लिए जाते हैं। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डाटा बस कहते हैं। और दूसरा है बाह्य बस, एक्सटर्नल बस, यह विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है जैसे पेरिफ्लक्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट आदि को बाह्य बस, इंटरनल बस जोड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। यह घटनाओं के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निर्देश के रूप में होता है जिसे मेमोरी से पढ़ा जाता है और निष्पादित, एक्सिक्यूट किया जाता है। ठीक, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल निम्न 4 चरणों से होती है। फेचिंग, इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फैच करके रजिस्टर में लाते हैं। डिकोडिंग, दिए गए निर्देश को डिकोड करते हैं अर्थात दिए गए निर्देश की व्याख्या करते हैं। ठीक,
पहला चरण में क्या होता है, कंप्यूटर में निर्देश फैच किए जाते हैं और रजिस्टर में लाए जाते हैं। दूसरा में डिकोड किए जाते हैं, व्याख्या किए जाते हैं, एक्सक्यूशन निर्देश का निष्पादन करना, और फोर्थ नंबर में इस निर्देश को स्टोर करना। ठीक, इसके 4 चरण हैं। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, इन्हें भी जानें। इंस्ट्रक्शन कोड बिट एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने के लिए कहता है। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक समूह होता है। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, बिट्स का एक समूह होता है जो कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। उसके बाद यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, यूनिटेबल पावर सप्लाई। ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत इलेक्ट्रिक प्रदान करता है। इसका क्या नाम है, यूपीएस। आप लोग देखे होंगे कभी भी कि कंप्यूटर में हम लोग जो वर्क करते हैं और अचानक यदि लाइट कट जाती है तो कुछ समय के लिए वो कंप्यूटर हम लोग का चलता रहता है, कुछ समय बाद ही बंद होता है। तो उतना समय तक कंप्यूटर को कौन ऑन रखता है, तो यूपीएस उसको ऑन रखता है, यूनिटेबल पावर सप्लाई। यह विद्युत प्रदान करता है कुछ समय के लिए और उसको जारी रखता है ताकि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं उसको या तो सेव कर लें या तो रोक लें, जितना भी हो सके उसको हम लोग सही कर लें। उसके बाद कंप्यूटर ऑफ करें। ठीक, उसके बाद पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसे समायोजित करने वाले उपकरण की संख्या उपस्थित होती है पावर स्ट्रिप में। तो इस चैप्टर में इतना ही था, बहुत खास नहीं है। अब इनपुट के बारे में मैं क्या बताऊं, आप लोग जानते ही हैं। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा और निर्देश को भेजते हैं जिसके द्वारा, ठीक, और आउटपुट जिसके द्वारा हम लोग रिजल्ट लेते हैं, यानी कि कोई सूचना प्राप्त करते हैं। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, सब क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। और इसमें इनपुट में हो गया आपका लाइट पेन, कीबोर्ड, माउस, ठीक। उसके बाद और भी सारी चीज़ें हो गई, ये सब क्या हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक। तो इनपुट डिवाइस, सीपीयू क्या होता है ये सब जानते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस टाइप का बन सकता है और प्रीवियस एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था, ठीक। तो उस वीडियो को आप लोग मिस ना कीजिएगा, और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो समय देने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो में आप लगातार बने रहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की पूरी तैयारी मैं बिल्कुल फ्री में आपको कराऊँगा। ओके।